Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Sayas UPSC Prep. So we are back with a very important initiative which is weekly current affairs where we try to understand all the important topics that were relevant for your UPSC examination in the past week. जो डेट है इस वीक में वो है 21 जुलाई से 26 जुलाई। इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उसको हम बाइफरकेट करेंगे, डेसिफर करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। जो न्यूज़ में जहां पर एनालिसिस रिक्वायर्ड होगी वहां पे वील बी एनालाइजिंग दैट टॉपिक, एंड जहां पर फैक्ट चीज़ें या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा है वहां पे हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं आज की डेट में तो यूपीएससी में भी जो प्रीलिम्स आ रहे हैं वो काफ़ी डीप डाउन जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं, सो सिंपली नहीं पूछ लिया जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन and you don't know when to start your preparation, how to start your preparation, तो आप श्रीराम आईएएस फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। वहां पे जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं और जो भी हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स हैं वो उन डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हाँ, जो फॉर्मेट है वो ऐसा रहेगा कि हम सिंपल सा क्वेश्चन रखेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इज इट इजराइल, इज इट कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम? आप सबको पता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट डीप डाउन हमें इसकी एनालिसिस समझनी है क्योंकि आपके मेंस में किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे उसी के अप्रोच में जो है मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या गेन्स हैं इंडिया को, पॉजिटिव्स क्या हैं, क्यों हम ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टैरिफ रिडक्शन हुआ है इंडिया की साइड से, यूके की साइड से। अगर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ सेक्टर्स है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यूके की साइड, ठीक है, यूके के मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर ड्यूटी ऑलमोस्ट 99.7% तक रिड्यूस हो गई है। तो इतनी अगर ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक लार्जर एक्सेस जो है वो मिल सकता है। क्योंकि जितना कम ड्यूटी इंपोज होगी उतने जो प्राइसेस है ना जो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात होती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज कर देंगे, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो टैरिफ्स इंपोज होंगे तो अल्टीमेटली जो प्राइसेस है इंडियन प्रोडक्ट्स के जब वो यूएस के मार्केट में जाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे। बट अगर टैरिफ्स नहीं हो रहे हैं, कोई भी ड्यूटी इंपोज नहीं की जा रही है, तो अल्टीमेटली हम बड़े ही अग्रेसिव प्राइस में अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट में पिच कर सकते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूके, इंडिया यूके इंक मेजर ट्रेड डील एंड एक्सप्लेनर, और ये जो डील है इसको आप सेटा भी कहीं पढ़ रहे होंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, एंड डिफरेंट सेक्टर्स में जो है इसे इंप्लाई किया गया है। मैं आपको इन्फोग्राफ के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यूके टैरिफ रिडक्शन फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन टैरिफ रिडक्शन फॉर यूके प्रोडक्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हम क्यों इतने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है किसी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं। एक्साइटेड हम इस वजह से कि आप ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, प्रोसेस्ड फूड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, लेदर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेक्सटाइल्स, वुड, पेपर, बेस मेटल्स, मैकेनिकल मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब पर पहले जो टैरिफ्स इंपोज हुआ करता था उसके कंपेयर में आप रिडक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट 0% हो गया है। 99.7% ऑफ टैरिफ लाइन जो है वो रिड्यूस हुआ। 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके नाउ रिसीव जीरो ड्यूटी एक्सेस फ्रॉम अप्रॉक्स 65%। तो पहले जो इंडियन प्रोडक्ट 65% तक की उन पर ड्यूटी जो इंपोज किया जाता था या टैरिफ इंपोज किया जाता था वो 65% से ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अग्रेसिवली यूके का जो मार्केट है वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, वहां पर हमको एक्सेस मिल सकती है। तो इस वजह से इंडिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं अगर हम यूके की बात करें, ठीक है, तो इंडिया ने कौन कौन से यूके के प्रोडक्ट्स पर जो है टैरिफ्स को इंपोज रिड्यूस किया है या कट डाउन किया है। यूके विस्की स्पिरिट्स की बात कर लें, ठीक है, जो विस्की, जो फेमस विस्कीज हैं, स्पिरिट्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस पहले आपका 150% था, अब वो ऑलमोस्ट आपका 75% के अराउंड है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो कोई अगर विस्की 3000 4000 की आ रही थी वो अब आराम से आपको 2000 1500 में मिल जाएगी। फिर अगर हम ऑटोमोटिव की बात कर लें,
इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बात कर लें, यूके एरोस्पेस की बात कर लें, इन सब पर आप देख रहे हो कि जो रिडक्शन है या जो टैरिफ रिडक्शन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो इस वजह से अगर इस एफटीए के इस एफटीए को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया के ऑलमोस्ट 99% जो टैरिफ्स हैं या जो प्रोडक्ट्स पहले जो इंपोज किया जाता था वो 99% रिडक्शन पे आ चुके हैं टैरिफ्स पर। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिस पर बहुत ज्यादा बूस्ट आने वाला है, तो वो 3 हैं आपके एग्रीकल्चर, सेकंड है आपका टेक्सटाइल्स और थर्ड है आपका एमएसएमई, दैट इज इंजीनियरिंग ग्रोथ। अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूं तो अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल्स, तो जब टैरिफ्स इंपोज होते थे तो प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ जाते थे। तो हम जो लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल, चाहे बांग्लादेश हो, वियतनाम हो या चाइना हो, इनसे कंपीट नहीं कर पाते थे। बट अब क्योंकि टेक्सटाइल पर ऑलमोस्ट 0 या 99.7% का टैरिफ रिडक्शन लग गया है, तो अब हम बड़ी आसानी से अग्रेसिव प्राइस के साथ जो है जितने भी लीडिंग मार्केट एक्सपोर्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल, उनसे हम कंपीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि कंपटीशन कहां पे होता है? असली कंपटीशन प्राइस का है। चाहे इंडिया की बात कर लें, चाहे हम यूके की बात कर लें, दुनिया की किसी देश की बात कर लें, किसी भी देश का कंज्यूमर प्राइस पर ही ड्रिवन है। अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस ज्यादा है तो डेफिनेटली वो किसी भी देश का कंज्यूमर हो या सिटीजन हो, वो उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा जिसकी प्राइसिंग कम है। तो टेक्सटाइल में एक बहुत जबरदस्त जंप आ सकता है एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें। सेम गोज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 99% जो है वो टैरिफ रिड्यूस हो चुका है या 99.7% रिड्यूस हो चुका है। तो इसका एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 साल में इस एफटीए साइन होने के बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे उसमें अराउंड 20% का एक्सपोर्ट राइज हो सकता है, एंड विच इज अ वेरी गुड नंबर। 20% डाउन। अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, तो 36, अगर हम ग्लोबली बात करें तो अराउंड इंडिया 36.63 बिलियन डॉलर्स जो है ये ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हम इसमें स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो वहां पर अराउंड हम सिर्फ कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, दिस इट इज जस्ट अराउंड 811 मिलियन डॉलर। तो इस वजह से जब ये टैरिफ रिड्यूस हुआ है तो इसमें कितना जंप आ सकता है? अराउंड 20% का जंप आ सकता है। तो एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एंड तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो आपका एमएसएमई है या इंजीनियरिंग ग्रोथ्स है। ठीक है, जैसे आपसे एंड ये जो एक्सपेक्टेशन है या जो एस्टिमेटेड है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग गुड्स वो आपका 7.5 बिलियन तक बढ़ सकते हैं या पहुंच सकते हैं 2029-30 तक। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। ये जो एमएसएमई है या जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं या जो इंजीनियरिंग ग्रोथ हैं, जब इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बूस्ट होगी। भाई अगर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स, हमारे इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स या जो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अगर यूके में बढ़ेगी, जब डिमांड यहां बढ़ेगी तो इस डिमांड को मैच कहां से होगा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग से। तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ेगा। और आज की डेट में हम जो टारगेट रखे हैं कि हमें 2047 तक विकसित भारत बन जाना है, डेवलप कंट्री बन जाना है, डेवलप इंडिया बनना है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा मतलब और बहुत सारे वेज हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हम डेफिनेटली उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिसपे जबरदस्त तरीके से बूस्ट आने वाला है। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफ है, ठीक है, मैं आपको इन्फोग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जंप आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड हुआ है या जो एफटीए हुआ है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है, टारगेट ये है कि 2020-30, ठीक है, 2030 जब आएगा तो इंडिया और यूके का जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हो जाएगा अभी के कंपेयर में। एंड आप सबको पता होगा कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट का जो ऑब्जेक्टिव था या जो यूरोपियन यूनियन छोड़ने का यूनाइटेड किंगडम का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यूके को बायलैटरल ट्रेड या बायलैटरल रिलेशंस इस तरीके से सेटअप करने थे। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर यूके
ईयू का पार्ट होता, यूरोपियन यूनियन का पार्ट होता, तो अभी ये जो अग्रीमेंट हुए हैं ये यूके के बेस, ये यूके रूल बेस पर नहीं होते, ये यूरोपियन यूनियन के रूल्स के बेस पर होते, और जिस वजह से इन एफटीएज में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यूके का ब्रेक्सिट छोड़ने का ऑब्जेक्टिव या यूरोपियन यूनियन छोड़ने का ऑब्जेक्टिव ही क्या था, ब्रेक्सिट का ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि यूके जो है डिफरेंट इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज के थ्रू जो है इस तरीके के बायलैटरल रिलेशंस या जो बायलैटरल ट्रेड है या जो एफटीए है वो सब साइन कर सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक दोनों ही देशों के जो हैं वो ट्रेड, आपस के जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको यूके की जो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं, ठीक है, जो यूके की सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं, इससे भी 3 सालों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एंड मैं आपको बता चुका हूं कि 99% जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूटी फ्री जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि मार्केट एक्सेस बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। एंड एफटीए कवर्स नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। अब 3 सेक्टर तो मैंने आपको बताया, एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और आपका इंजीनियरिंग, एमएसएमई हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम और डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, अगर हम इंडिया के लेदर सेक्टर की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड ये है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ये है कि 5%, ठीक है, अभी जो इंडिया के लेदर का शेयर है यूके के मार्केट में, एफटीए के बाद ये मार्केट शेयर कितने मिनिमम कितने परसेंट से बढ़ेगा, एटलीस्ट 5%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अगले 2 सालों में जो इंडिया का लेदर सेक्टर है यूके के मार्केट में वो 5% से राइज कर सकता है। इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करूं तो मैं आपसे बता चुका हूं कि 20% का एक्सपोर्ट राइज जो है वो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट 3 इयर्स में। हालांकि इंडिया ने जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे आपका डेयरी हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, इसको जो है एग्जेम्प्ट किया है या इसको एक्सक्लूड किया हुआ है, सो दैट जो इंडियन फार्मर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहे। तो एग्रीकल्चर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आ सकता है। फिर अगर हम मरीन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर भी जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया की अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं आपसे बता चुका हूं कि $7.5 बिलियन, ठीक है, $7.5 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहुंच सकते हैं बाय 2029, 2030। व्हेन इट कम्स टू इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी जो है आप देखोगे कि ओवर द ईयर्स जो यूके का मार्केट है उसमें हमारा शेयर बढ़ने वाला है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर लें, बीट स्मार्टफोन्स, ऑप्टिकल फाइबर, केबल्स, इन्वर्टर्स, कुछ भी हो। क्लियर हो गया। फिर अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी हमारी जो, ठीक है, हमारी जो मेडिसिन हैं, जेनरिक्स हैं, वो डायरेक्टली कंपीट कर सकती हैं यूके के मार्केट में। तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू फार्मा उसमें भी इजाफा आएगा। डिवाइसेस जैसे एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ठीक है, ये सब ड्यूटी फ्री रहेंगे। तो इन सब पे जो है एक जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि $650 से 750 मिलियन, ठीक है, 750 मिलियन जो है ये एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं आपका 2025, मतलब ये प्रेजेंट है 2025-26 तक ये इस तरह का मार्केट, इस तरह का भी शेयर है, प्रोजेक्टेड है इस साल, और ये बढ़ेगा कितना नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, 30 to 40%, ठीक है। एंड आपका अगर हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर भी जंप आने वाला है। एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये डबल हो सकता है, ठीक है। अभी जो हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ये नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में जो है आपका डबल हो सकता है। तो ये मैंने गेन्स के बारे में बता दिया। अब देखिए, जब भी मेंस का कोई आंसर आएगा ना या क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, तो इसमें कुछ आपको इश्यूज भी हाईलाइट करने रहते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अभी कल या परसों ही हिंदू में आया था, जहां पर, क्योंकि अब देखोगे 2-3 दिन ये इंडिया यूके का जो एफटीए है जो इस पर कई आर्टिकल्स आने वाले हैं। तो पॉजिटिव्स तो मैंने आपको बता दिए, कुछ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है इसमें कुछ कंसर्न्स इशू किए हैं। स्पेशली जो हेडिंग है वो है द इंडिया यूके एफटीए स्पेल्स अ पुअर डील फॉर पब्लिक हेल्थ। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बताया कि ओवरऑल अगर आप इस इन्फोग्राफ को देखोगे, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 15 से 3% का डिक्रीज आ रहा है। पहले अगर हम यूके के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट पे एवरेज, ओवरऑल एवरेज की बात हो रही है, 15% का टैरिफ इंपोज होता था, वो अब एवरेज के बेसिस पर 3% पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्राइसेस जो है वो और कम होंगे, डेफिनेटली और कम होंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो जंक फूड है, ठीक है, जो चीपर जंक फूड है, इनकी एंट्री बड़ी आसानी से हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इस तरीके का बहुत टफ टास्क नहीं है कि ये जो जंक फूड्स हैं या बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा यहां पर इतना अग्रेसिवली अभी नहीं किया जाता है। तो क्योंकि ओवरऑल जो टैरिफ है वो 15 से 3% आने वाला है, ओवरऑल आ जाएगा इमीडिएटली बेसिस पर, क्योंकि एफटीए साइन हो चुकी है। तो इससे क्या होगा कि जो चीपर जंक फूड्स हैं
उनकी एंट्री इंडिया में हो जाएगी। और अभी कुछ ही दिन पहले ही जो है लैंसेट की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जहां पर यह कंसर्न जताया था कि नेक्स्ट 20 टू 25 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो ओबेसिटी के इश्यूज हैं या जो ओबेसिटी की पॉपुलेशन है वो इंडिया में बढ़ने वाली है। ठीक है, कितना 18 से शायद बढ़ के वो कितना करोड़ पहुंच जाएगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, बट द नंबर इज वेरी ह्यूज। तो ऑलरेडी इंडिया में ओबेसिटी के इश्यूज चल रहे हैं, न्यूट्रिशनल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, अगर ओबेसिटी के इश्यूज हैं तो इससे रिलेटेड जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो भी बहुत ज्यादा, वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ऑलरेडी ओबेसिटी, न्यूट्रिशनल इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके इश्यूज चल रहे हैं। अब ऐसे में जो यूके, क्योंकि अब यूके के प्रोडक्ट्स पर जो है टैरिफ्स इंपोज काफी रिड्यूस कर दिया गया है, तो इनसे ये जो चीपर जंक फूड्स हैं इनकी एंट्री होगी, तो ये और सिचुएशन को एग्रीगेट कर देंगे। ठीक है, और जो है सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। स्पेशली इस तरीके की जो चीपर जंक फूड्स हैं ये क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट जो है ये जो है इंपैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली गेन्स हर ही एक सेक्टर्स में, बट उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि जो पब्लिक हेल्थ है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। इस वजह से ये जो जंक फूड्स की एंट्री होगी, ठीक है, ये जो जंक फूड्स की एंट्री होगी, चीप जंक फूड्स की एंट्री होगी, इसको प्रॉपर ट्रायल करने होंगे, इसको प्रॉपर टेस्ट कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये इंपैक्ट कर सकते हैं और कैसे इनको यूज करने से रोका जा सकता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया की पॉपुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम ओबेसिटी की एक बड़ी सीरियस इशू को फेस कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें कवर हो गई इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड एफटीए से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री हैज बिकम द ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट्स? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और जापान। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है इंडिया। अब हुआ क्या है कि रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले, आईएमएफ की रिपोर्ट है, और यह बताया गया है कि जून 2025, मैं सिर्फ जून 2025 की बात कर रहा हूं, अभी जो 2 महीने पहले, अभी जो लास्ट मंथ गया जून, उसमें जो ओवरऑल पेमेंट हुई है, जो यूपीआई की पेमेंट हुई है, वो ओवरऑल कितनी हुई है? 18.39 बिलियन। ठीक है, 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं, ठीक है, 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ जून 2025 में हुई है, जिस वजह से आईएमएफ की रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन चुका है। इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन चुका है व्हेन इट कम्स टू फास्ट पेमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो इंडिया का यूपीआई हो चुका है। इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज यूपीआई जो है वो इंडिया का, वो वर्ल्ड का जो है नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। देखिए ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इस पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट यूपीआई से क्वेश्चन हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं जीएस3 में। ठीक है, तो उसमें आप इन रिपोर्ट्स को एज अ वे अहेड या जो वैल्यू एनरिचमेंट होती है ना, हम वैल्यू एनरिचमेंट में किसकी बात करते हैं? यही सब रिपोर्ट्स की तो बात करते हैं। कोई भी प्रॉपर आंसर, स्पेशली अगर आपके इकोनॉमी में जीएस3 में आपका क्वेश्चन यूपीआई पे आ रहा है, तो आपको डेटा बताना पड़ेंगे। ये डेटा कहां से मिलेगा? ये डेटा इन रिपोर्ट से मिलेगा। तो इस वजह से ये रिपोर्ट्स जो होती है ना, ये वैल्यू एडिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हो गया? तो इस रिपोर्ट में डायरेक्टली बोल दिया है कि, स्पेसिफिकली बोला गया है कि भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो अब दुनिया का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। अगर हम यूपीआई की बात करें तो एवरी डे यूपीआई कितना ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहा है? 640 मिलियन ट्रांजैक्शंस। वहीं अगर हम वीजा की बात करें तो वीजा कितना कर रहा है? 639 मिलियन। तो हम जो यूपीआई है वो वीजा को भी जो है पीछे छोड़ चुका है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जो डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, अगर हम ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो 85% जो डिजिटल पेमेंट्स है वो किससे हो रहे हैं? वो अपने यूपीआई से हो रहे हैं। ठीक है, वो किससे हो रहे हैं? अपने यूपीआई से हो रहे हैं। देखिए यूपीआई ना एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि पहले जो इस तरीके की पेमेंट्स होती थी ना, जो डिजिटल पेमेंट्स होती थी, ये बड़े ही क्लोज्ड नेटवर्क में होती थी। ठीक है, ये बड़े ही क्लोज्ड नेटवर्क में होती थी या स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स में होती थी कि ये बैंक है तो इस बैंक से रिलेटेड जो भी जो भी उनके सर्विसेज है उसके थ्रू ही हो पाएगा। लेकिन यूपीआई ने क्या किया? यूपीआई इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड का मतलब क्या है? कि इंटीग्रेट कर दिया,
बैंक्स को, एप्स को, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस मॉडल को इंटीग्रेट कर दिया सो दैट बड़ी ही स्मूथ इंटरऑपरेबिलिटी हो सके। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है ना, ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है, ये एक तरीके का रेवोल्यूशन, जो यूपीआई है उसने एक तरीके का रेवोल्यूशन लाया इस इंटरऑपरेबिलिटी में। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो डिजिटल पेमेंट्स होती थी यूपीआई से पहले वो क्लोज नेटवर्क या क्लोज प्लेटफॉर्म पर होती थी, बट बड़ा ही स्मूथ इंटीग्रेशन हुआ है बैंक्स का, एप्स का, एंड फिर जो है हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं भी हम बैठे हैं बड़ी इजीली जो है हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इन सब की शुरुआत मुझे याद है 2016 में हुई थी, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है ये आया था कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, एंड उस पर बड़ी डिबेट भी चली थी कि क्योंकि इंडिया में अगर हम 2016-15 तक जाएं तो सारी चीजें कैश पर ही चीजें चलती थी, बट ये जो ट्रांजिशन आया है ना 9-10 सालों में, ये बड़ा ही हिस्टोरिक है, और इसी वजह से जो है हम आज की डेट में लीड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू, या ग्लोबल लीडर बन चुके हैं व्हेन इट कम्स टू फास्ट पेमेंट्स। और जो यूपीआई की सक्सेस है ना, इसको इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी पुश कर रहा है। जैसे अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो जो यूपीआई है वो अराउंड 7 कंट्रीज में ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें आपका यूएई है, सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, फ्रांस है, मॉरिशस है, एंड बातें भी चल रही हैं कि जापान में भी यूपीआई की एंट्री हो सकती है। जो इंडिया का यूपीआई है जापान में भी एंट्री हो सकती है, इस पर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। ठीक है, इस पर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। और जो फ्रांस में यूपीआई की एंट्री हुई ना, ये एक अपने में ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे एक जो गेटवे है पूरे के पूरे यूरोप कंट्रीज में वो ओपन हो सकता है। क्योंकि फ्रांस जैसी कंट्री, यूरोप की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, अगर फ्रांस ने इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट किया है तो उसका रेप्लिकेशन या उसका जो डोमिनो इफेक्ट है ना, वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज पे भी पड़ सकता है। तो इस वजह से अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें, ब्रिक्स का एक्सपेंशन चल रहा है, और इस पर कई बार इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है, इसके साथ साथ हमें यूपीआई को भी इंटीग्रेट करना चाहिए। हमें यूपीआई को भी इंटीग्रेट करना चाहिए। यहां से देखिए, अभी क्वेश्चन है आपका जीएस का, जीएस 3 का इकोनॉमी का क्वेश्चन आया, जो हमने हाईलाइट रिपोर्ट करी। अब ये जो सेकंड एस्पेक्ट है, ये मैं किस पे डिस्कशन कर रहा हूं, ये अब ये चला गया बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस 2। क्योंकि आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इंडिया यूपीआई को पोर्ट्रे कर रहा है एज अ सॉफ्ट पावर टूल। ये सारी चीजें क्या है, ये सॉफ्ट पावर का ही तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अगर सॉफ्ट पावर की बात आ रही, कहीं आपको क्वेश्चन में सॉफ्ट पावर दिख रहा है, तो इस सॉफ्ट पावर में आप बड़ी आसानी से यूपीआई को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई को भी मेंशन कर सकते हो, तो आपके आंसर में बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। तो एक ही टॉपिक से डिफरेंट चीजों को ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन में इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ साथ हमें यूपीआई को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, सो दैट जितने और न्यू कंट्रीज आ रही हैं वहां पे बड़ी आसानी से यूपीआई अल्टीमेटली ही चला जाए। अगर ब्रिक्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो न्यू कंट्रीज आ रही हैं ऑटोमेटिकली वो भी यूपीआई यूज करने लग जाएंगी, और हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फिर अगर हम आरबीआई की बात करें तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है अपने पेमेंट विजन 2025 में कि किस तरीके से हम यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। फिर जो एनआरआईज हैं, ठीक है, फिर जो एनआरआईज हैं उनके लिए भी हमने यूपीआई अवेलेबल करा दिया है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली अभी आपने देखा होगा महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में इतने नंबर ऑफ टूरिस्ट आए, बड़ी ही वीडियोस वायरल हुई थी जहां पे यूएस यूके के जो टूरिस्ट आ रहे थे वो लिटरली रो रहे थे। ठीक है, वो जो वहां का एम्बियंस था। तो वो जो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी यूपीआई का ऑप्शन जो अवेल करा दिया गया है। वो इनिशिएटिव क्या है, यूपीआई वन वर्ल्ड। आप इस तरीके से इसे कोट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कोट भी कर सकते हो। ये सब जब टर्म्स आप हाईलाइट करोगे अपने आंसर में, ऑटोमेटिकली आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसको फॉलो करते रहेंगे, आपको इन सारे इनसाइट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, वेबसाइट से जो है लाके ये पूरा क्लब करता हूं, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, बने रहिएगा। अच्छा हाँ, मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है, ऋषभ _RS Live _knowledge, ये जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। यहीं पर मैं पीडीएफ जो है शेयर करता हूं। क्लियर हो गया? तो किस तरीके से यूपीआई को इंडिया जो है ग्लोबल पुश या ग्लोबल रीच कर रहा है या ट्राई कर रहा है।
यूपीआई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ऑपरेशनल हो रहा है, और भी हम जगह और भी कंट्रीज जैसे जापान, वहां पर भी डिस्कशन चल रहा है। फ्रांस में एंट्री हो चुकी है, तो पूरा का पूरा जो यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है या जो यूरोप की कंट्रीज है वो ओपन हो चुकी है। ब्रिक्स में हम इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। आरबीआई का एक प्रॉपर विजन, पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट है, जहां पर किस तरीके से यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया जा सकता है, इस पर डिस्कशन है। एनआरआईज के लिए हमने यूपीआई का ऑप्शन ले आए हैं, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी जो है यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। तो जितना ज्यादा ये यूपीआई का यूज होगा, इस तरीके से हम जो है अपना सॉफ्ट पावर जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपने सॉफ्ट पावर को और हमें एनहांस कर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज इस रिपोर्ट से रिलेटेड। ये दोनों पहले जो मैंने दो न्यूज करी ना, ये आपका मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो थर्ड न्यूज है, इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सॉरी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 63, 64, 65, 66। तो इसका जो आंसर है 63 है। आप सबको पता है कि सडनली जो है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद से जो है ये न्यूज़ काफ़ी चल रही। तो हमें कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाना है कि क्या रीज़न है, क्यों छोड़ा या क्यों रिजाइन किया। हमें ये समझना है कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक ना ग्लांस कर दिया है, एक ग्लांस टाइप का मैंने प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए। जस्ट अ सेकेंड, एक ग्लांस प्रिपेयर कर लिया है जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने यहां पर इस तरीके से पुट ऑन कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 64, आर्टिकल 63 आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66। आर्टिकल 64 किसकी बात करता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है, जो ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि जब भी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट का रोल एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो भी सैलरीज एंड अलॉन्मेंट्स या जो अलाउंसेज हैं जो मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को, वो भी उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे अंडर आर्टिकल 97। ये भी पूछा जा सकता है कि 97 एंड 65 कैसे रिलेटेड है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 66 क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 67 क्लॉज ए क्या कहता है कि किस तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही जो प्रोसेस है बताता है कि किस तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आर्टिकल 68, ठीक है, आर्टिकल 68 द टाइमिंग फॉर इलेक्शंस टू फिल अ वैकेंसी। फिर आर्टिकल 69 आपका ओथ, ठीक है, कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ का जो प्रोसेस है वो आपका आर्टिकल 69 में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, ये मिड टर्म रेजिग्नेशन हुआ है, ठीक है, मिड टर्म रेजिग्नेशन हुआ है। तो जब टर्म खत्म होने वाला रहता है, तो उसके 60 डेज से पहले पहले जो है इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये हो जाना चाहिए, जब प्रॉपर टर्म खत्म हो रहा है। ठीक है, जब प्रॉपर टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब जो टर्म बचा हुआ है, ठीक है, अभी टर्म बचा हुआ है, 2027 में टर्म खत्म होने वाला था, अभी टर्म बचा हुआ है। तो ऐसे में कोई एज सच फिक्स्ड लिमिट नहीं है, जो टाइम नहीं दे दिया गया कि इतने इतने के टाइम में आपको करा ही देना है इलेक्शन। बस ये है, ये मेंशन है कि एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एज सून एज पॉसिबल, अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन हुआ या कुछ ऐसा इशू हुआ है, मिड टर्म वैकेंसी अगर आई है, तो ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको करा ही देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट से पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट में ये है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से मिड टर्म वैकेंसी आ रही है, ठीक है, इस तरीके से मिड टर्म वैकेंसी आ रही है, और अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इनका जो टर्म रहेगा ये 2025 से लेके 5 इयर्स तक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनका 2027 में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, यहां पर फंसाया जा सकता है प्रीलिम्स में। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट जिनका टर्म 2027 था उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन अब जो 2025 में वाइस प्रेसिडेंट आएंगे इनका टर्म 5 साल 2025 से जो है 5 साल के लिए रहेगा। अगर हम यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर जब वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो रिमेनिंग टर्म के लिए रहते हैं, बट यहां पर ऐसा प्रोसेस नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है।
ये जो सारी चीजें पूछी जा सकती है। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं दोनों हाउसेस से, मतलब लोकसभा से एंड राज्यसभा, अब इसमें इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड दोनों, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों हाउसेस के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलएज हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता। और ये जो है एलिजिबिलिटी भी दी गई है कि एटलीस्ट 35 मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, ऑब्वियस सी बात है चेयरपर्सन रहेंगे तो यहाँ का तो होनी चाहिए, नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Next question. Recently, which country announced its decision to withdraw from the United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, that is UNESCO? Is it China, Russia, France or United States? तो correct answer है D. 2023 में rejoin किया था क्योंकि ट्रंप जी का जो फर्स्ट टर्म था उसमें उन्होंने कई सारी ट्रीटीज से, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, फिर आपका यूनेस्को हो गया, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से खुद को पुल आउट कर रहे थे। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली 2023 में यूएसए को वापस से रीज्वाइन करा दिया यूनेस्को में। बट अब वापस से ये डिसीजन आ चुका है यूएसए का कि वो भैया यूनेस्को को जो है वो लीव कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे। ट्रंप पुल्स यूएसए आउट ऑफ द यूएन कल्चरल एजेंसी यूनेस्को फॉर सेकेंड टाइम। अब देखिए, अगर थोड़ा सा फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा पहले हम ये समझेंगे कि कुछ फैक्चुअल चीजें क्या है रिलेटेड टू यूनेस्को, फिर हम देखेंगे कि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। जो यूएसए है अगर वो यूनेस्को लीव कर रहा है, ठीक है, इस पर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट हाँ इस पर मल्टीलेटरिज्म से रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हो, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ ये यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपकी यूनाइटेड नेशंस की, आप सबको पता है, जिसका फोकस जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके किन किन फील्ड्स में, एजुकेशन हो गया, साइंस हो गया, कल्चर हो गया। नाम में ही तो आपको समझ में आएगा। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर्स भैया पेरिस में है। अभी कुल मिलाकर 194 मेंबर कंट्रीज हैं। यूनेस्को स्टैब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को, ठीक है, जब भी ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म हुई थी। एंड भारत भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करके, और कंफ्यूजन इसमें आ जाती है कि फाउंडिंग मेंबर था कि नहीं था। और अगर कभी कभी प्रॉपर डेट भी पूछ ली जाए कि 16 नवंबर 1945, इसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू यूनेस्को। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पोटेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है भैया। देखो, सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्रंच है। यूनेस्को या जो यूनाइटेड नेशन है इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो हैं फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। अब यूएसए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी यूएसए खुद को पुल आउट कर लेगा, तो क्या होगा? फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा। और जो यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके एजुकेशन में, साइंस एंड कल्चर में, जब इस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्रंच होंगे तो डेफिनेटली उन छोटी कंट्रीज में जहां पर एजुकेशन का इशू है, जहां पर साइंस का इशू है, ठीक है, वहां पर यूनेस्को उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंशियल क्रंच होगा यूनेस्को में, तो इसका इंपैक्ट हम देखेंगे कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जहां पर अभी एजुकेशन बहुत तेजी से पेनिट्रेट नहीं किया है, जहां पर यूनेस्को के फंड से या यूनेस्को का जो इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू जो है वहां पर चीजें बढ़ रही थी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, डेफिनेटली वहां पर इंपैक्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर यूनेस्को के पास ही फाइनेंशियल क्रंच रहेगा तो आगे वो अपने इनिशिएटिव्स कैसे इंप्लीमेंट करेगा? तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में भी शिफ्ट आ सकता है। भैया यूएसए छोड़ देगा तो यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? चाइना है। अगर चाइना की एंट्री हो जाएगी, या चाइना जो है जब देखेगा कि यूएसए जो वो पुल आउट कर चुका है, तो चाइना जो है फिर अपना इन्फ्लुएंस यूनेस्को में बनाने की कोशिश करेगा, फिर अपने टर्म्स पर डिक्टेट करने की कोशिश करेगा। बता चुका हूं कि साइंस और एजुकेशन के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेटबैक आ सकता है। एंड मल्टीलेटरिज्म पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइसिस आ सकता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये आप हाईलाइट कर सकते हो, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ सकता इससे, बट हाँ ट्रम्प की जो एक्टिविटीज हैं या जो ट्रम्प के जो इनिशिएटिव्स हैं किस तरीके से मल्टीलेटरिज्म को हैम्पर कर रहा है, या दुनिया में मल्टीलेटरिज्म वीक हो रही है, क्यों हो रही है, तो इसमें आप एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो कि भाई अगर इस तरीके की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों बनाई गई हैं? इनका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना भैया। वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई गई? कि भाई दुनिया में इस तरह की क्राइसिस ना हो, इस तरीके के वॉर ना हो,
और इन वॉर को रोकने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेशन। अगर कोई बड़ी कंट्री है, कोई बिग कंट्री है, ठीक है, इसके पास इकोनॉमी है, इसके पास एजुकेशन है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कोई दूसरी कंट्री है, कोई स्मॉल कंट्री है, उसके पास इन चीजों के इश्यूज हैं या डेफिसिट है, तो कोऑपरेशन के थ्रू ये जो बिग कंट्री है ये इन स्मॉलर कंट्रीज की हेल्प करेंगी। तो इससे क्या होगा? इन स्मॉलर कंट्रीज में स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो फिर जो इश्यूज चल रहे हैं उन स्मॉलर कंट्रीज में या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जब वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो इस तरह का कोई क्राइसिस ही नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बॉडीज, इनको बनाया गया था। तो अगर इस तरीके से यूएस बीइंग दी नंबर वन इकोनॉमी, बीइंग दी सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर वो इन ऑर्गेनाइजेशन से रैंडमली खुद को पुल आउट करने लग जाएगा, जैसे उन्होंने अभी पेरिस एग्रीमेंट को भी कर दिया, तो इस तरीके से अगर चीजें पुल आउट करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली मल्टीलैटरिज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा, मल्टीलैटरिज्म पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो कोऑपरेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, कोऑपरेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो डेवलप कंट्रीज ये भूल जाती हैं कि अगर लीस्ट डेवलप कंट्रीज में कुछ इश्यूज होंगे तो उसका रिपरकशंस जो है ग्लोबली भी पड़ेगा, और उस ग्लोबल वर्ल्ड में वो डेवलप कंट्रीज भी आती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी आती हैं, यूएसए भी आता है, यूरोप भी आता है। तो ये चीज समझनी होगी। तो ये तीन चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ सकते हैं या कर सकते हैं व्हेन यूएसए, इफ यूएसए जो है विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम यूनेस्को। इफ क्या आप तो डिसाइड कर ही चुके हैं, और ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, हालांकि कोई गारंटी नहीं है, बड़ी तेजी से पलटते हैं, फ्लिप मारते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में आने से पहले ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर को मैं एंड कर दूंगा, यूक्रेन को मैं सपोर्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल वेपन्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं होगी, लेकिन अब पूरा 360 डिग्री फ्लिप मार दिया है। अब जो है यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस मिसाइल भेज रहे हैं, रशिया पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इवन जो रशिया से इंडिया, चाइना, ब्राजील जो इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, उन पर भी सैंक्शंस लगाने की बात करें। ऐसे स्टेटमेंट आ रहा है कि वील क्रश देयर इकोनॉमी, वील क्रश इंडियाज इकोनॉमी। तो डोनाल्ड ट्रंप कब, कहां, कब, किधर, कितना फ्लिप कर जाए कोई कह नहीं सकता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the youth spiritual summit which concluded with the adoption of Kashi declaration recently held? Is it Delhi, Varanasi, बोध गया और कन्याकुमारी? तो इसका जो आंसर है वो आपका वाराणसी है। ठीक है, तो काशी डिक्लेरेशन जो इसे अडॉप्ट किया गया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2047 में जब हम डेवलप इकोनॉमी, डेवलप कंट्री बनेंगे, तो पूरी की पूरी जो हमारी सोसाइटी है वो ड्रग फ्री होनी चाहिए। ठीक है, जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो ड्रग फ्री होनी चाहिए। आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इवेंट है, ये इसका थीम क्या था? थीम था आपका ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव ये है कि 2047 में ड्रग फ्री सोसाइटी पूरी की पूरी बनानी है इंडिया को। और ये जो समिट है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। तो काशी डिक्लेरेशन आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस समिट में अडॉप्ट किया गया था, तो इट इज यूथ स्पिरिचुअल समिट। कहां पर हुआ? वाराणसी, बनारस में। थीम क्या थी? ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। और इसमें क्या है? इसमें गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट हो गया, इसमें सोसाइटी हो गई, इसमें आपके स्पिरिचुअलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कल्चर डोमेन्स हो गया, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, इन सब को इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला आपसे गवर्नमेंट के बाद आपका सोसाइटी के बाद आपका स्पिरिचुअलिटी, फिर आपका टेक्नोलॉजी, फिर आपका कल्चर, इन सब डोमेन्स को क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड इस इंटीग्रेशन से फिर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ये जो ड्रग अब्यूज के इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में, ये 2047 आते आते पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Next question, Paika rebellion which took place in 1817 was primarily related to which Indian state? Is it West Bengal, उड़ीसा, बिहार, झारखंड? जो आंसर है वो उड़ीसा है। इसको थोड़ा सा हम फैक्ट्स और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों से समझेंगे, एनालिसिस भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या रहा है, क्योंकि ये आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी ने न्यू टेक्स्ट बुक्स जो है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो है आपका न्यू टेक्स्ट बुक लॉन्च कर दी है, और इन टेक्स्ट बुक्स के लॉन्च होने के साथ ही वी आर सीइंग दैट फ्यू कंट्रोवर्सीज फ्लोटिंग अराउंड दीज चेंजेस, एंड द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इज कमिंग और इज रिलेटेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिवोल्ट, दैट इज पाइका रिवोल्ट। हुआ यह है कि एनसीईआरटी की जो न्यू टेक्स्ट बुक है ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री, वहां पर पाइका रिवोल्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया उड़ीसा से, जिसके बाद
जिसके बाद एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आया है कि वो पाइका रिवोल्ट को ऐड करेंगे। कहां पर? वो पाइका आपका रिवोल्ट को ऐड करेंगे जो सेकंड वॉल्यूम आएगी इस बुक की, उसमें, जो कि आपका इसी ईयर के जो 2025 है उसके लेटर पार्ट में जो है रिलीज करेंगे। तो कंट्रोवर्सी तो जान ली, बट कंट्रोवर्सी जानने से इंपॉर्टेंट जो टर्म है पाइका रिवोल्ट, ये समझना जरूरी है। तो देखिए इसमें नाम है पाइका, ठीक है। तो ये कौन थे? अगर हम उड़ीसा की बात करें, ठीक है, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो 16th सेंचुरी से वहां पर क्या था, 16th सेंचुरी से जो गजापति रूलर्स थे, जो किंग्स थे, वो क्या करते थे? वो पाइकास को रिक्रूट करते थे, ठीक है, रिक्रूट करते थे एज मिलिट्री रिटेनर्स, ठीक है, एज मिलिट्री रिटेनर्स। और जब भी स्टेट पर डिफेंस की बात आती थी, वॉर लाइक सिचुएशन आती थी, तो यहां पर अपनी मिलिट्री सर्विसेज देते थे स्टेट को। कौन? पाइकास। इसके बदले इन रिटर्न इनको क्या मिलता था? रेंट फ्री हेरिडिटरी लैंड, रेंट फ्री हेरिडिटरी लैंड, जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको बोला जाता था, इस रेंट फ्री, इस हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड को क्या बोला जाता था? निष्कर जागीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये जो निष्कर जागीर है ये रिलेटेड टू स्टेट आ सकता है, रेवोल्यूशन आ सकता है, रिवोल्ट आ सकता है, कुछ भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 19th सेंचुरी जब ब्रिटिश का एक्सपेंशन स्टार्ट होना शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड करना शुरू करी, 1757 में क्या हुआ भैया? बैटल ऑफ प्लासी हुआ। प्लासी से क्या हुआ? प्लासी से पूरा जो बंगाल प्रोविंस है इस पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद कई सारी वॉर्स लड़ी, मैसूर वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया। 1803 में उड़ीसा का जो कंट्रोल है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। पहले ये मराठास के पास था, फिर जो है क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर्स चली, उसके बाद 1803 में जो कंट्रोल है वो जो आपका उड़ीसा का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कंट्रोल आया या कोई भी नई टेरिटरी उनके पास आती थी, वो क्या करते थे? जो भी प्रिविलेजेस चलते रहते थे, जो भी प्रिविलेजेस वहां पर चलते रहते थे, इन सबको रिड्यूस कर दिया या खत्म कर देते थे वो। तो पाइकास का जो स्टेटस था, जो लाइवलीहुड था, वो जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो इस वजह से डिसकंटेंट जो है या जो एक गुस्सा जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और अल्टीमेटली हमने देखा कि 1817 में पाइका रिवोल्ट है जो है वो ब्रोक आउट हो गया। एंड उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि पाइका रेबिलियन को या पाइका रिवोल्ट को आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह डिक्लेयर करो या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह रिकॉग्नाइज करो। अभी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन है? 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे 40 साल पहले जो रेजिस्टेंस ब्रिटिशर्स को मिला था पाइका रिवोल्ट में, उसको जो है रिकॉग्नाइज करो। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन बड़े लेवल पर जो है जो रिवोल्ट है, जो 1817 में पाइका रिवोल्ट हुआ, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या और जो इनिशिएटिव्स है वो चलते रहते। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। अब हम एक एक करके चीजें समझेंगे। तो ये जो निष्कर जागीर से, इसको याद कर लीजिए, ये टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके पाइकास हैं ये 3 रैंक्स में डिवाइडेड हैं, ये भी जान लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रहारी हो गया, बानुआ हो गया और आपका बहनकियास हो गया, भेनकियास हो गया। ये 3 टर्म है, ये या जो ये 3 रैंक्स हैं इसमें डिवाइडेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस रिवोल्ट के कॉजेस क्या हैं? कोई भी रिवोल्ट को अगर आपको, कोई भी रिवोल्ट है उसको अगर आपको कॉजेस लिखने हैं तो आपको 3 डायमेंशन पकड़ने रहते हैं। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात या पॉलिटिकल कॉजेस की बात करें, तो भाई जो नेटिव रूल था, जो खुर्द रूल था या जो खुर्द डायनेस्टी थी, ये खत्म हो गई। नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो इतने टाइम से ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ये खत्म हुआ, फोर्सफुली ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज किया गया। तो ये जो है उड़ीसा में लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया तो जितने भी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन थे या जो फोर्ट्स थे, इन सबको अबॉलिश किया गया, इन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। तो जितने टाइम से जो सारी चीजें चलती चली आ रही हैं, एकाएक अगर आप चेंज होंगे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो भी बहुत टेक्निकल होता था, ठीक है, बहुत टेक्निकल होता था। तो जो वहां पर नेटिव रूल के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता था, जब वो हटाते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज करती थी, तो वो चीजें
के साथ जो लोकल पॉपुलेशन थी वो एडजस्ट नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से हमने देखा कि इवेंचुअली 1857 में भी यही रीजन थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस कर रहे थे, जिस तरीके से जुडिशरी चेंजेस हो रहे थे, नए नए लॉज आ रहे थे, वो नहीं लोग एडजस्ट कर पा रहे थे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। डेफिनेटली हमने देखा कि रिवोल्ट ब्रोक आउट हो गया। सो पॉलिटिकल कॉजेस। नाउ अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब रेंट फ्री लैंड्स को ही कॉन्फिस्केट कर दिया गया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो पाइकास थे वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो गए। अब इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो गए, उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं ये भी इंपोज कर दिया गया। तो एक तो जो लाइवलीहुड थी या जहां से पैसा रहता है, देखिए जो पाइकाज हैं इनको जो ये जो रेंट फ्री लैंड मिलता था, हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड, जब पीस टाइम पे क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। ठीक है, इस पर फार्मिंग करते थे, फार्मिंग करते थे और अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। अब भाई जब ये लैंड ही नहीं रहा, ठीक है, जब ये जो रेंट फ्री लैंड है जब यही नहीं रहा तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी। जब फार्मिंग नहीं हो पाएगी तो लाइवलीहुड कहां से चलेगा? तो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड प्लस न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ये और बर्डन आ गया। फिर न्यू करेंसी वो भी इंपोज कर दी, न्यू करेंसी पॉलिसी आ गई। 1947 में भारत में करेंसी चल रही है, एक अगर चेंज कर दोगे तो पैनिक मच जाएगा। सेम गोस फॉर हियर, न्यू करेंसी पॉलिसी इंपोज कर दी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सॉल्ट को जो मैन्युफैक्चर किया जाता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से पहले सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता था और इसी सॉल्ट से फिर उस सॉल्ट को कंज्यूम किया जाता था इस मैन्युफैक्चरिंग से। तो इस मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी, प्लस सॉल्ट पर टैक्सेशन भी इंपोज कर दिया। तो एक चीज जहां पर लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, वो आपने रोक दिया, और उल्टा वो जो यूज किया जा रहा है जो कमोडिटी दैट इज सॉल्ट, उस पर टैक्सेशन भी इंपोज कर दिया। तो इसके वजह से इकोनॉमिकली जो है काफी ज्यादा डिप्राइव्ड हो चुके थे। और जब ये सारी चीजें चलती तो एक क्या होता है, एक डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, गुस्सा जो एंगर होता चला जाता। और फिर मैंने जो सोशल में इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बताया कि जो स्टेटस था पाइकास का वो डिक्लाइन होने लग गया था। जो नेटिव रूल के टाइम पर जो एक स्टेटस था वो सेम स्टेटस नहीं रहा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ चुका था। फिर क्या होता है, जो हीरो है इस रिवोल्ट के, बख्शी जगबंधु विद्याधर जी, ठीक है, ये पहले जर्नल थे किंग मुकुंद देव टू के। इनको फ्रॉड के तरीके से, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या किया गया, इनको निकाल दिया गया, इस पोस्ट से निकाल दिया गया। इनको पैसे भी नहीं दिए गए। जो लैंड था, ठीक है, जो इनकी लाइवलीहुड थी वो भी कॉन्फिस्केट कर ली। तो बड़ा ही खराब इनके साथ ट्रीटमेंट करी गई। और ये जो ह्यूमिलेशन हुआ, इससे पाइकाज में और एंगर बढ़ चुका था। ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रीवेशन था, सोशल आइसोलेशन हो रहा था, पॉलिटिकल चैलेंजेस आ रहे थे, उसके साथ साथ ये जो ह्यूमिलेशन हुई इसने फर्दर जो है एग्रीगेट कर दिया, चीजों को और खराब कर दिया। और इसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि 1817 में पाइका रिवोल्ट ब्रोक आउट हो गया। और ये स्टार्ट हुआ था ये आपका खुद से, ठीक है, और करते करते हमने देखा कि उड़ीसा के डिफरेंट पार्ट्स में बड़ी तेजी से स्प्रेड हुआ था, ठीक है। मार्च 1817 में अराउंड 400 कोन्स जो हैं वो मार्च करते हैं और इनके साथ जो है पाइकास भी ज्वाइन करते हैं। और ये दोनों ज्वाइंटली जो है ब्रिटिशर्स पर फियर्सली अटैक करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाता है, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया जाता है, ट्रेजरी को टारगेट किया जाता है, ठीक है। बड़ा ही, जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था ब्रिटिशर्स, बट इवेंचुअली क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास सोफिस्टिकेटेड फोर्सेस थे, वेपन्स थे, तो इवेंचुअली जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। बट ये जान लीजिए कि इसका जो लेगेसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर हमने देखा 40 सालों बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से फ्यूचर जनरेशंस या फ्यूचर लीडर्स को इंस्पायर करता रहा। तो इस वजह से हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइका रेवोल्यूशन, और इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे मेंस हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे कॉजेज हो। मैंने सारी चीज़ें आपसे समझाने की कोशिश करी है, फैक्चुअल भी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइना इंडिया एंड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज्म। ये एनालिसिस वाला, इसकी एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, इंडिया चाइना के इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज, वहां पर अभी ये रेस लगी कि कौन लीडरशिप बनेगा। बट एक और बड़ा एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो जो है रेडी हो रहा है, ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि बुद्धिज्म को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, बुद्धिज्म को कंट्रोल कौन करेगा। अभी रिसेंटली ही दलाई लामा का
बर्थडे था, ठीक है, 90 ईयर के हो गए, और इन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला कि जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा, इनके बाद जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, वो चाइना के इन्फ्लुएंस से नहीं होगा, वो चाइना के बाहर से होगा, ठीक है। जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसी ट्रेडिशन के बेसिस पर दलाई लामा के सक्सेसर को अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद तुरंत रिएक्शन आता है, ठीक है, तुरंत रिएक्शन आता है चाइना का। चाइना ने कहा कि जो सेंचुरीज ओल्ड प्रिपरेशन, जो सेंचुरीज ओल्ड है, या जो बीजिंग जिस तरीके से चाहेगा उसी तरीके से जो है दलाई लामा का सक्सेसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो इस वजह से जो है एक जियो बैटल या जो जियो पॉलिटिकल ग्राउंड है या जो इशू है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया। इसके बाद 1959 में ब्रूटल तरीके से जो भी वहां पे रिवोल्ट्स प्रोटेस्ट चल रहे थे उससे सप्रेस किया। एंड आपने देखा होगा कि यंग दलाई लामा जो है वो रिफ्यूज सीख करते हैं इंडिया में, और इंडिया, ठीक है, इंडिया ने रिफ्यूज दी भी। तो 1959 से ही बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है तिब्बत का। लेकिन अभी जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये तो चीजें चलती चली आ रही है, लेकिन अभी जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो दलाई लामा का सक्सेसर है वो कहां से पॉइंट होगा, वो कैसे अपॉइंट होगा, ठीक है, वो कहां से पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, चाइना ये चाह रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है वो दलाई लामा है वो अपॉइंट हो। इससे क्या होगा, क्योंकि सोच ये है चाइना की कि अगर बुद्धिज्म पर कंट्रोल रहेगा, बुद्धिज्म पर अगर कंट्रोल रहेगा, दलाई लामा पर अगर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रहेगा, तो इससे चाइना के हाथ में तिब्बत बना रहेगा, तिब्बत पर कंट्रोल बना रहेगा। एंड अगर दलाई लामा का इन्फ्लुएंस चाइना से खत्म होता है, कम होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि तिब्बत में भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस वजह से, ठीक है, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तिब्बत की, इसको पकड़े रहने के लिए चाइना ने क्या किया है, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बुद्धिज्म को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, बुद्धिज्म को कंट्रोल किया जाए। और इंडिया का हमेशा ये अप्रोच रहा है, ठीक है, ये हमेशा फैक्ट रहा है कि क्योंकि अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो उसके जो रूट्स हैं वो इंडिया से हैं, ठीक है, वो इंडिया से स्टार्ट होते हैं, फिर डिफरेंट रीजन्स में जो है सेपरेशन हुआ बुद्धिज्म का, चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें या हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर लें। तो इंडिया ये कहता है या ये पोर्ट्रे करता है अपना सॉफ्ट पावर में कि बुद्धिज्म का जो रूट है वो इंडिया में है, ठीक है, हमारी एक सॉफ्ट पावर है और इसके थ्रू जो है हम इन्फ्लुएंस अपना बुद्धिज्म में कर रहे हैं। बट चाइना अब क्या कर रहा है, चाइना ने भी सारी चीजें शुरू कर दी हैं, ठीक है, चाइना ने भी सारी चीजें शुरू कर दी हैं कि कैसे वो बुद्धिज्म को कंट्रोल कर सकता है। और इसके चलते कुछ वो स्ट्रैटेजीज भी इंप्लीमेंट करता चला आ रहा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्जिनलाइज कर दे रहा है उन लामास को, या तो मार्जिनलाइज कर दे रहा है या उनको एक्सपेल कर दे रहा है उनको जो चाइना के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी दलाई लामा अगर चाइना के अगेंस्ट बोलेगा तो उसको या तो बुरी तरीके से मार्जिनलाइज चाइना कर दे रहा है या उनको एक्सपेल कर दे रहा है। फिर जो भी मोनेस्टिक एक्टिविटीज है इस पर चाइना ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया हुआ है। फिर जो भी आपके स्पिरिचुअल लीडर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको लेजिटिमेसी तभी मिलेगी जब स्टेट यानी कि चाइना जो है जब वो अप्रूव करेगा। यानी कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं बुद्धिज्म के वो तभी लेजिटिमेसी अपनी प्रूव कर सकते हैं जब चाइना उनको कहेगा या चाइना जो है उनको बैक करेगा या चाइना जो है प्रूव करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस चाइना कर चुका है। तो अगर उन स्पिरिचुअल लीडर्स को जिनको चाइना अप्रूव करेगा तो डेफिनेटली वो चाइना की ही एजेंडा को या चाइना की ही बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो जितने भी लामाज हैं उनका सारा का सारा डेटाबेस चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, चाइना ने अपने पास रखा हुआ है। फिर जो भी मोनेस्ट्रीज हैं उनके आसपास में जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चाइना, बड़ी जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और इससे क्या होगा कि जो मॉन्क्स हैं उनकी सिंपैथी जो है चाइना जीतना चाहता है, ठीक है, उनकी जो सिंपैथी है वो चाइना जीतना चाहता है। फिर अगर हम नेपाल में बात करें, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लुम्बिनी जगह है वहां पर जो है नेपाल में जो है वहां पर द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, वहां पर चाइना जो है एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है सो दैट चाइना इन सब हार्ड स्टांस के साथ साथ अपना सॉफ्ट पावर भी जो है पोर्ट्रे कर सके, ठीक है, अपना सॉफ्ट पावर भी पोर्ट्रे कर सके। तो एक तरीके से चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो बुद्धिज्म है उसको इंटीग्रेट कर लिया अपने स्टेट में सो दैट एक्टिवली जो है वो मॉनिटर कर सके इन सारी सिचुएशंस को। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं,
ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 1959 से दलाई लामा का प्रेजेंस इंडिया में है, लेकिन जैसा एडवांटेज हमको अवेल करना चाहिए था वो एडवांटेज हम अवेल नहीं कर पाए। टू बी ऑनेस्ट, हम वो एडवांटेज अवेल नहीं कर पाए। अगर हम तिब्बत की बात करें तो जो स्ट्रैटेजी रही है भारत की वो फ्रेगमेंटेड रही है, ठीक है, वो फ्रेगमेंटेड रही है। एक सेंट्रलाइज्ड विजन की कमी है, एक सेंट्रलाइज्ड विजन की कमी है। बट एक चीज अच्छी है कि लास्ट डेकेड से, लास्ट 15 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स से क्या हो रहा है कि अब हम अग्रेसिवली जो है एक्टिव हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दलाई लामा, व्हेन इट कम्स टू तिब्बत। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम में, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है, कुशीनगर हो गया, सारनाथ हो गया, गया हो गया, इन सबको कनेक्ट किया जाए सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं वो यहां पर आ सके, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट है वो यहां पर आ सके। फिर इंडिया का एक सॉफ्ट पावर का स्टांस रहा है। हम ये कोट करते हैं कि बुद्धिज्म के जो रूट्स हैं वो इंडिया में है, वो इंडिया से थे, इंडिया से जो है फिर डिफरेंट कंट्रीज में जो है बुद्धिज्म का राइज हुआ, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो ये एक हमारा स्टेटमेंट रहता है। बट इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ सॉफ्ट पावर तक ही लिमिटेड है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करी हुई है, एक प्रॉपर जो बुद्धिज्म या किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा तिब्बत, दलाई लामा, उसका प्रॉपर एक इंटीग्रेशन कर लिया है अपने स्टेट में। ये चीजें अभी इंडिया में नहीं है। अब हम जो है धीमे धीमे एक्टिव हो रहे हैं। अब अभी क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये अभी जब दलाई लामा का सक्सेसर अपॉइंट होगा तब ये जो टेंशन है ये और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना का जो टेंशन है व्हेन इट कम्स टू तिब्बत, क्योंकि 1959 में हमने रेफ्यूज दिया था दलाई लामा को, उनके फॉलोअर्स को, एंड 1962 में हमने देखा कि इंडिया चाइना का वॉर हो गया। तो बड़ा ही क्रिटिकल इशू रहता है व्हेन इट कम्स टू तिब्बत, व्हेन इट कम्स टू दलाई लामा, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब हो क्या सकता है, जो भी मैंने जितने भी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि अब होगा ये कि फ्यूचर में जब दलाई लामा का सक्सेसर अपॉइंट किया जाएगा तो यह हो सकता है कि दो सक्सेसर अपॉइंट किए जाएंगे। एक जो है चाइना अपॉइंट करेगा, एंड दूसरे वो लोग जो तिब्बत के बाहर हैं, जो तिब्बत में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपॉइंट करेंगे। और इसके बाद जो है एक फियर्स क्राइसिस बनने के लिए रेडी हो जाएगा कि कौन असली दलाई लामा है, क्योंकि जो सक्सेसर होगा दलाई लामा का वो डिसाइड करेगा कि जो तिब्बत है क्या वो चाइना की साइड लॉयल रहेगा या अपनी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करेगा, या जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसको स्टार्ट करेगा। इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंडिया को करने की क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने की क्या जरूरत है इंडिया को, कि इंडिया को एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भी सेंट्रलाइज्ड विजन, एक भी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी अभी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो नेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी कि किस तरीके से हम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं, सिर्फ सॉफ्ट पावर के थ्रू नहीं, हमें और भी वेज देखने होंगे जिसके थ्रू जो है हम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। तिब्बत में बुद्धिज्म ठीक है कंट्रोल जो कर रहा है उसमें, फिर जो मॉनेस्ट्रीज में जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से आप देखते हो ताइवांग में बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है। इस वजह से चाइना जो है अननेसेसरी क्लेम करता रहता है ताइवांग को लेकर, ठीक है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर टेंशन आने वाले टाइम में बड़ी तेजी से एग्रीगेट होंगे, जिस पर बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली दलाई लामा का बर्थडे था, उन्होंने बोला कि सक्सेसर अपॉइंट नहीं होगा, और इसके बाद इंडिया ने कैटेगोरिकली बोला कि हम पूरी तरीके से जिस तरीके से दलाई लामा का सक्सेसर अपॉइंट करेंगे वो पूरा का पूरा दलाई लामा ही उन्हीं का राइट है कि किस तरीके से वो अपॉइंट कर सकते हैं। वहां पे चाइना ने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, चाइना के थ्रू ही जो है, बीजिंग के थ्रू ही जो है दलाई लामा अपॉइंट होंगे। तो आगे चल के फ्यूचर में इस तरीके का क्राइसिस आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया को एक नेशनल स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करनी होगी, तब जाकर हम जो अपना स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है, जो हमारा ओवरऑल इन्फ्लुएंस है, वो हिमालयास, तिब्बत, नियर बाय रीजन्स में जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे। वरना चाइना ने तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट किया हुआ है, जो कि अभी प्रेजेंटली इंडिया में मिसिंग है। तो डेफिनेटली हमें इस पर काम करना है।
तो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। द निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज, तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, ये आपका नासा इसरो है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा डीप पूछ रहा है। पेलोड पर भी पूछ ले रहा है, लेंथ पर पूछ ले रहा है, क्या क्या प्रिडिक्ट करेगा, क्या क्या प्रिडिक्शन नहीं करेगा, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 30 जुलाई को जो मिशन है ये लॉन्च होगा, या जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हो जाएगा आपका 30 जुलाई, इस वजह से ये न्यूज में है। अब अगर हम बात करें निसार, जिस फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, प्लानिंग इसकी 2014 से ही चलती चली आ रही थी, 2014 में जो है साइन हुआ था। अब इम्प्लीमेंटली होपफुली जो इम्प्लीमेंट है वो आपका ऑलमोस्ट 11 सालों बाद होने वाला है। जो लॉन्च है, ठीक है, वो आपका क्या है, GSLV F-16, ये याद रखिएगा, GSLV F-16। और इसे कहां पुट किया जाएगा, इसे पुट किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसका फायदा यह रहेगा कि एक ही टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर हर दिन जो लोकेशन है वो रिपीट होगी। ठीक है, सैटेलाइट रीचेस ओवर अ प्लेस एट द सेम टाइम ईच डे, एंड इसका फायदा यह होगा कि हर 12 दिन में पूरे अर्थ को ये जो सैटेलाइट है ये कवर कर लेगा। ठीक है, जो सिंक्रोनस, ये जो आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ना, ये आपका इस तरीके से चलता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ चलता है ये। ठीक है, जितनी भी आपकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहती है वो इस तरीके से रहती है, बट ये जो आपका सन सिंक्रोनस है या जो पोलर ऑर्बिट है ये आपका इस तरीके से नॉर्थ साउथ। तो ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से रहेगा कि बड़ी क्लोजली, ठीक है, बड़ी क्लोजली जो है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अर्थ पर, बड़ी डिटेल तरीके से उसको जो है कैप्चर करेगा रडार के थ्रू, या उसको स्टडी करेगा। ठीक है, क्योंकि हर 12 दिन में, ठीक है, हर 12 दिन में पूरा का पूरा जो इंटायर अर्थ है वो जो निसार सैटेलाइट है वो कवर कर लेगा। ठीक है, और इसमें ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जहां पर 2 फ्रीक्वेंसीज को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसीज को, नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड। तो ये 2 हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, ये 2 हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, ये 2 हार्डवेयर्स हैं, इनको एक में अलाइंड किया जा रहा है, एंड फिर जो है इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, सो दैट हर 12 दिन में ये पूरे के पूरे अर्थ को रीड करे, कवर करे। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आसान लग रहा है ना, टेक्निकलिटी बहुत ही टफ है कि आप 2 हार्डवेयर्स को लेके आ रहे हो, उसे इंटीग्रेट कर रहे हो, और फिर एक जो है ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो या एक सैटेलाइट बना रहे हो। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल भी चीजें मैंने बता दी, जैसे GPS एंटीना हो गया, रडार एंटीना रिफ्लेक्टर इससे रीड किया जाएगा, डिप्लॉयड रडार एंटीना बूम हो गया, सोलर एरे भी है, फिर आपका ये L बैंड इधर हो गया, S बैंड इधर हो गया, फ्रीड RF अपर्चर दैट इज L एंड S बैंड। ठीक है, ये पूरा डिटेल एक सैटेलाइट का एक फिगर है। देखिए, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ लेता है कभी कभी, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि क्या ये अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करेगा। तो जो निसार सैटेलाइट है ये अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं करेगा। जो डायनेमिक प्रोसेसेस हैं, जो अर्थ के सरफेस पर डायनेमिक प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका ग्लेशियर्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, किस तरीके से जो सी आइस है वो मूव कर रहा है, किस तरीके से जो स्टॉर्म है उसका पाथ है, किस तरीके से जो वेजिटेशन है वो चेंज हो रहा है, किस तरीके से फॉरेस्ट कवर में बदलाव आ रहा है, किस तरीके से अर्थक्वेक और वोल्केनोज में मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। बट अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं करेगा, ये मान लीजिए अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं करेगा, बट जो भी डायनेमिक प्रोसेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब, जब वो हमारे पास डेटा आएगा तो इन सब डेटा के थ्रू जो है एक ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर की जाएगी, एंड होपफुली जो है ये जो डायनेमिक प्रोसेस है इनको कैसे टैकल किया जाए, इस पर एक डिटेल सारी चीजें जो है वो जो है वो रिलीज करी जाएगी। तो ये इसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बित्रा आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इसका जो आंसर है वो है लक्षद्वीप। अभी क्या हुआ है कि जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने प्रपोज किया है कि जो बित्रा आइलैंड है, ठीक है, जो बित्रा आइलैंड है इसको एक्वायर करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस पर्पसेस की वजह से जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे एक्वायर करना चाहता है। अगर मैं सेंसस की बात करूं, जो लास्ट हमारा सेंसस था 2011 में था, उसके अकॉर्डिंग यहां पर पॉपुलेशन अराउंड 270 या 271 है, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला ये आइलैंड है। इस वजह से जो है इसको इस तरीके से प्रपोज किया गया, बट आपको जानना जरूरी है
किसकी लोकेशन कहाँ है। तो लक्षद्वीप है, पहली बात तो जान लीजिए लक्षद्वीप में है। स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। भाई 271 पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है। कहां पर है ये? आपका अरेबियन सी में सिचुएटेड है, ठीक है, अरेबियन सी में आपका सिचुएटेड है। और हाँ, वास्ट लगून, सराउंडेड बाय वास्ट लगून। ये स्टेटमेंट कभी कभी इसलिए पूछ लिया जाता है कि वास्ट लगून है, नहीं है, तो इस वजह से ये जो आइलैंड है इसके आसपास आपको बहुत ज्यादा लगून देखने को मिलेगा, ठीक है, वास्ट लगून। और इसको क्यों एक्वायर करने की बात करी जा रही है? क्योंकि ये जो लोकेटेड, बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, एंड जो मेजर शिपिंग लेन्स हैं जो मेजर शिपिंग लेन्स हैं, ठीक है, जो मेजर शिपिंग लेन्स हैं उसके आसपास जो है हम चाह रहे हैं कि हम अपना डिफेंस जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग करें, क्योंकि आगे चल के कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से इंडिया तैयार रहे। तैयार कैसे रहेगा? जब हम अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को रेडी रखेंगे। तो इस वजह से जो है जो एक्विजिशन है इसकी बात करी गई है। एक बार आपको मैप पे दिखा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल ये आपको बित्रा आइलैंड है, ये दिख रहा है, और बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली ये कोची, आपको कोची दिख रहा है, इसके पास है। सभी इंपॉर्टेंट आपको जो आइलैंड्स है वो आसपास देखने को मिल जाएंगे। मैप में पूछ सकता है, मैप में ये रहा आपका बित्रा आइलैंड, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा, ठीक है। ये इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे। तो एक बार लोकेशन फिर से देख लेना। इसमें बस जो मैप इन न्यूज है, आपको बस ये जानना है कि लोकेशन कहां है और कहां पे ये लोकेटेड है। क्लियर हो गया? इसका आंसर आप मुझे जरूर से जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और बहुत ही लास्ट टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। इंडिया जो है डेवलप कर रहा है फर्स्ट अपना इंडिजिनियस 2 स्टेज मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है एडफैल्सीवैक्स। तो ये आपसे प्रिलिम्स में एज इट इज पूछा जा सकता है कि जो आपका एडफैल्सीवैक्स है वो किस डिजीज से रिलेटेड है, या ये जो वैक्सीन है ये इंडिया ने, ये किस कंट्री ने डेवलप करी है। तो ये इंडिजिनियसली डेवलप करी जा रही है स्पेसिफिकट्ली आपका मलेरिया के लिए। तो ये आपके प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ आपके न्यूज थे, ठीक है, 10-11 इंपॉर्टेंट न्यूज थे। उसमें हमने फैक्ट्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करी, एंड जहां पर एनालिसिस रिक्वायर्ड थी वहां पे हमने डीप एनालिसिस करने की भी कोशिश करी। तो आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एंड इस तरीके के मैं सेशंस लाता रहूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट्स करना होगा, शेयर करना होगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन सब इनिशिएटिव्स को फुलफिल कर सके, बेनिफिट जो है उसे अवेल कर सके। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।